सो वेलकम टू अवर चैनल, प्यारा से चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है जिसका नाम है ऊर्जा। तो दोस्तों आज जो है हम रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 3 लेकर आ गए हैं आपके लिए, जो कि बहुत ही मजेदार बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ शुरुआत होती है लेक्चर नंबर 3 की। तो देखिए सबसे पहले जो है हम बात करते हैं क्रिटिकल एंगल के बारे में, देन हम बात करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में, TIR के बारे में, ठीक है, क्योंकि पहले क्रिटिकल एंगल समझना ज्यादा जरूरी है, देन उसके बाद आपको TIR बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो क्रिटिकल एंगल हमारा क्या होता है, देखिए ये इसकी डेफिनेशन लिखिए जिसे मैं पढ़ देता हूं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस बियॉन्ड विच रेज ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ डेंसर मीडियम टू द सरफेस ऑफ लेस डेंसर मीडियम आर नो लॉन्गर रिफ्रैक्टेड बट टोटली रिफ्लेक्टेड। इसका मतलब अब ज्यादा समझ में आएगा। तो देखिए माना मैंने ये लाइन बनाई, ये एक स्ट्रेट लाइन है, मैंने मान लिया कि ये जो ऊपर का है ये हवा का मीडियम है, एयर का मीडियम है, और ये रेयरर मीडियम है। कैसा है? रेयरर मीडियम है, ठीक है ना। मान लिया मैंने कि ये रेयरर है और ये डेंसर मीडियम है। कैसा? डेंसर मीडियम, ठीक है ना। तो ये जो रेयरर मीडियम है इसे मैंने μ1 से रिप्रेजेंट कर दिया और जो डेंसर है इसे मैंने μ2 से रिप्रेजेंट कर दिया। और ये ऐसे, ये मिरर नहीं है, ये बस मीडियम को शो कर रहा है कि ऊपर का अलग है और नीचे का अलग है। अब जब मैंने एक रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से पास कराई, कहां से? अब जब मैंने एक रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से पास कराई यहां से, तो देखिए इसे जाना कैसे चाहिए था? ऐसे सीधा, इसे जाना ऐसे सीधा चाहिए था, लेकिन ये डेंसर से रेयरर में जा रही है। तो मैं यहां पर इसका नॉर्मल बना देता हूं पहले, ये हो गया इसका नॉर्मल, और ये डेंसर से रेयरर जा रही है तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी नॉर्मल से थोड़ी सी हट जाएगी, यानी इसे जाना ऐसे सीधे चाहिए था, लेकिन ये सीधे न जाने की वजह ये ऐसे हो जाएगी। हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो ये जो एंगल होगा ये होगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो एंगल होगा नॉर्मल से इस वाला, ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। देन इसके बाद मैंने इसी एंगल को ऐसे करके थोड़ा सा और बढ़ा दिया। मान लीजिए मैंने ये थोड़ा सा ऐसे करके बढ़ा दिया, अब ये इससे थोड़ी सी और ज्यादा दूर हो जाएगी, यानी कि समथिंग ऐसे हो जाएगी। इसके लिए जो एंगल आएगा वो ये वाला एंगल होगा, यहां से यहां तक का। इसके लिए जो एंगल आएगा वो ये वाला एंगल होगा, यहां से यहां तक का। ऐसे ऐसे करके मैं इसे बढ़ाता गया और एक पोजीशन मैंने ऐसी देखी, अभी देखिए ऐसे ऐसे करके जब मैंने इसे कुछ ज्यादा बढ़ा दिया, जब मैंने इसे कुछ ऐसे ज्यादा बढ़ा दिया तो मुझे एक पोजीशन ऐसी मिली जहां से ये जो एंगल बढ़ाने पर, ये मैंने जैसे सपोज ये है रही इसकी नॉर्मल, तो मुझे एक पोजीशन इसकी ऐसी मिली जहां पर ये बिल्कुल ये जो सरफेस है ना इसके पैरेलल जा रही थी, ये बिल्कुल इसके ऊपर जा रही थी ऐसे। ये बिल्कुल एक पोजीशन ऐसे मिली मुझे जहां से ये अवे होते होते एक पोजीशन पर ऐसे जा रही है इसके सीधे। तो ये जो एंगल होगा ना नॉर्मल के साथ, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसी को बोलते हैं हम इस पोजीशन पर, जब ये यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 हो जाए तब हम बोलते हैं कि ये है हमारा क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं? इसी एंगल को बोलते हैं हम क्रिटिकल एंगल। तो अब ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो देखिए वही यहां पर लिखा है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस बियॉन्ड विच रेज ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ डेंसर मीडियम, पासिंग थ्रू अ डेंसर मीडियम में से पास हो रहा है, ठीक है ना, डेंसर मीडियम टू द सरफेस ऑफ लेस डेंसर मीडियम, टू द सरफेस ऑफ लेस डेंसर मीडियम आर नो लॉन्गर रिफ्रैक्टेड बट टोटली रिफ्लेक्टेड। अब देखिए, अब बात करते हैं हम इसके डेरिवेशन के बारे में कि इसका डेरिवेशन कैसा होगा उसे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने माना यहां पर कि ये जो एंगल है ये एंगल हो गया मेरा, हाँ। अब देखिए यहां से डेरिवेशन बताता हूं, स्नेल्स लॉ। हमें पता है कि जब दो मीडियम हो तो हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं स्नेल्स लॉ। तो बाय स्नेल्स लॉ, हमारे जो स्नेल्स बाबा का लॉ था उसे यूज कर रहे हैं हम। स्नेल्स बाबा क्या कहते थे? स्नेल्स बाबा कहते थे कि μ1 मल्टीप्लाई जिस मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे μ1, हमें उसी का साइन कंपोनेंट के साथ एंगल लेना है। तो साइन, ये जो रिफ्रैक्शन है,
ये कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा साइन 0, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, सॉरी हाँ। तो दोस्तों अब इसके बाद ये जो है, ये है हमारा फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसका जो एंगल होगा, ये एंगल इस नॉर्मल लाइन से 90 डिग्री का बनेगा। कितने का बनेगा, ये एंगल इस नॉर्मल लाइन से 90 डिग्री का बनेगा। तो फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी μ1, दूसरे और फर्स्ट मीडियम का एंगल हम लेंगे तो साइन 90 आ जाएगा यहाँ पर, इक्वल होता है μ2 मल्टीप्लाई, μ2 हो गया हमारा दूसरा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई इसके साइन का कॉम्पोनेंट, तो ये हो गया हमारा साइन c। यहाँ तक क्लियर। अब मुझे पता है कि साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, तो μ1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू μ2 मल्टीप्लाई साइन c, μ2 मल्टीप्लाई साइन c। अब मैंने यहाँ से साइन c की वैल्यू निकालता हूँ और μ2 को इधर ले आता हूँ, तो μ1 अपॉन μ2 इज इक्वल टू साइन c, तो ये आ गया मेरा साइन c। अब मैं c को इधर ही छोड़ता हूँ, साइन को भी इधर ले आता हूँ, तो c इक्वल्स टू साइन इनवर्स, इधर आएगा साइन तो साइन इनवर्स हो जाएगा और अंदर आ जाएगा μ1 अपॉन μ2। तो ये हो गया मेरे दोस्तों क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला, इसे फटाफट से नोट कीजिए। देन उसके बाद हम चलते हैं TIR के ऊपर। ओके, तो फटाफट से नोट कीजिए, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। हाँ तो दोस्तों अब हम आ गए हैं अपने TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर। तो देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, जब एक रे ऑफ लाइट किसी डेंसर मीडियम में से रेयरर मीडियम में जाती है तब क्या होता है, मीडियम एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल। तो हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है अगर वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है देन इट टोटली रिफ्लेक्टेड बैक, तो ये लाइट जो है वो रिफ्लेक्टेड बैक। अभी समझाता हूं, बैक इन सेम मीडियम, दिस फिनोमेना इज नोन एज TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अब इसे बहुत अच्छे से समझते हैं, क्या करते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। तो देखिए बड़े ध्यान से देखिए, मैं जो है यहां पर आपके लिए एक डायग्राम बनाता हूं। तो ये रहा मेरा समथिंग रेयरर मीडियम। तो दोस्तों ये जो ऊपर वाला है ये है मेरा रेयरर मीडियम, और मैं इसे यहां से डिवाइड कर देता हूं। मान लीजिए जस्ट सपोज ये ग्लास है और ये नीचे का है, ये है मेरा डेंसर मीडियम। कैसा मीडियम, डेंसर मीडियम है, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा अब देखिए दोस्तों, जब मैं यहां से एक रे ऑफ लाइट ऐसे सीधी ले जाता हूं, जब मैं यहां से एक रे ऑफ लाइट ऐसे सीधी ले जाता हूं तो ये नॉर्मल से, मैंने जस्ट यहां पर लेट अस टेक नॉर्मल लाइन, ठीक है ना। देन ये जो नॉर्मल लाइन से ये लाइन जो है इसे जाना तो वैसे ऐसे सीधे चाहिए था, कैसे, इसे जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन ये नॉर्मल लाइन से थोड़ी सी इधर हो जाती है, जो कि मैंने अभी क्रिटिकल एंगल में भी बताया, ठीक है ना। ये थोड़ी सी इधर हो गई और मैंने ये इसका एक्चुअल पाथ मिटा दिया। तो ये हो गया मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। देन मैं इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा एंगल बढ़ा लिया, मैंने ये ले लिया, मैंने इसका एंगल थोड़ा सा बढ़ा कर ले लिया। तो ये जो एंगल है ये इतना बड़ा एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना बड़ा है, ये एंगल जो इंसिडेंस है ये इतना बड़ा है कि ये जो लाइन ऐसे जानी चाहिए थी ना, ये ऐसे ना जाने की वजह सीधी ऐसे चली जाती है, ऐसे ना जाने की वजह सीधी ऐसे समझ जाती है। समझ में आ रहा है, आ रहा है ना या नहीं आ रहा। जैसे इसे ऐसे जाना चाहिए था तो ये ऐसे ना जाने की वजह थोड़ी सी ऐसे हो गई। ऐसे ही जब मैं इसका एंगल और बड़ा कर देता हूं तो इसे ऐसे जाने की वजह ये थोड़ी सी और मुड़ जाती है, तो ये सीधी इसके पैरेलल हो जाती है, यानी इसी के ऊपर चलती चली जाती है, ठीक है, क्लियर। अब जब मैं इस एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, इसे क्या बोलते थे हम, इसे बोलते थे क्रिटिकल एंगल, इस फिनोमेना को बोलते थे हम क्रिटिकल एंगल। जब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा कर दूं, क्या कर दूं, अब मैं इसे मिटाता हूं, एक सेकंड रुकिए। हाँ देखिए वो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, है ना, हाँ बिल्कुल नहीं लग रहा था। अब देखिए ये रही मेरी नॉर्मल लाइन, ये रहा मेरा एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, ठीक है, ये मैंने हटा दिया। यहाँ तक तो आपको समझ में ही आ गया। ये रहा मेरा क्रिटिकल एंगल और ये इससे 90 डिग्री बना रहा है परपेंडिकुलर, ठीक है ना, बिल्कुल। अब जब मैं इस क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा भी एंगल बढ़ा दूं, यानी जो मेरा क्रिटिकल एंगल है अगर मैं इससे थोड़ा सा भी एंगल बढ़ा दूं, मान लीजिए मैंने ये जो एंगल है ये इतना बढ़ा दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया, ठीक है ना, तो ये जो एंगल है ये हो गया मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो बड़ा वाला है, और ये जो लाइट है ना ये सीधे के सीधे
ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो जाएगी वापस, यानी कि इधर से लाइट गई और इधर से लाइट वापस आ गई। विदाउट मिरर जब कोई लाइट एक मीडियम में से और उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है तो इसका मतलब है कि ये लाइट हमारी टोटल रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि अंदर ही अंदर पूरी की पूरी लाइट जब रिफ्लेक्ट हो जाती है तो ये फिनोमेना हमारा कहलाता है क्या, TIR, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर? वही यहां पर जो है ये लिखा है। अब इसकी कुछ सिचुएशंस है वो देखिए। इसकी क्या सिचुएशंस है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है क्रिटिकल एंगल से, ठीक है ना। देन दूसरा जो फिनोमेना है वो ये है कि ये जो लाइट है ना, ये जब लाइट इस मीडियम में से दूसरे मीडियम में जा रही थी तो ये लाइट सेम मीडियम में ही ट्रेवल करती है, दूसरे मीडियम में नहीं जाती, यानी कि ये जो लाइट है वो टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है सेम मीडियम में, टोटली रिफ्लेक्टेड इन सेम मीडियम, सेम मीडियम में टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है, तभी ये फॉर्मूला हमारा अकर होता है, यानी कि तभी ये हमें फॉर्मूला मिलता है। तो इसकी ये थोड़ी सी कुछ कंडीशंस थी, जैसे कि ये लाइट जो है ये सेम मीडियम में ट्रेवल हो जाती है, यानी उसी मीडियम में ट्रेवल कर जाती है, दूसरे मीडियम में नहीं जा पाती। और जो क्रिटिकल एंगल है वो होता है हमारा जब इसके परपेंडिकुलर रे हमारी जाए, उस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से पूरा समझ में आया। इसे फटाफट से नोट कीजिए, देन हम उसके बाद चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो बहुत मजेदार क्वेश्चन लगाते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम जो है बहुत ही मजेदार से सवाल करेंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत ही सिंपल से दो क्वेश्चंस हैं जिसमें बताइए आपको पहले सॉल्व करने, देन उसके बाद मैं कराता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ C फॉर अ मटेरियल ऑफ μ2। इसमें एक मीडियम है हमारा एयर और दूसरा मीडियम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है हमारा √2। क्या है? दूसरे मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दिया है हमें √2। तो बताइए क्रिटिकल एंगल यानी कि C की वैल्यू कितनी होगी, बताइए इसमें C की वैल्यू कितनी होगी। फटाफट से लगाइए, अगर आप पर नहीं लगता देन मैं बताता हूँ आपको। वीडियो पॉज करिए और लगाइए, जल्दी से लगाइए। अच्छा तो देखिए अब मैं बताता हूँ आपको, लगा लिया होगा। अब आंसर मैच करते चलना, ठीक है ना। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो ये था कि साइन इनवर्स μ1 अपॉन μ2 इज इक्वल टू C। हमने अभी ये फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है ना, जिसमें μ1 जो है हमारा एयर का यानी फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और μ2 होता है हमारा सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसमें फर्स्ट मीडियम क्या है, इसमें फर्स्ट मीडियम दिया है हमें एयर। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, सबको मालूम है 1 होता है, भैया बिल्कुल होता है 1। तो C निकल के आएगा यहाँ से साइन इनवर्स फर्स्ट मीडियम यानी एयर का हो गया 1 अपॉन, और दूसरा जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया है यानी कि √2 अपॉन √2। अब साइन इनवर्स √2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो सिंपल सा, ये तो आपको सॉल्यूशन मैथ में भी आता होगा कि साइन की वैल्यू जो है वो 1/√2 कब होती है, 45 पर होती है। कब होती है, 45 पर होती है। तो साइन से साइन कट जाएगा, 45 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? अच्छा तो ये आ गया हमारा 45 आंसर, ठीक है ना। देन उसके बाद ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इन विच C इज इक्वल टू 30 डिग्री। एक मीडियम में मान लीजिए ये रहा हमारा एक मीडियम और ये रही हमारी एक रे की लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। तो बताइए कि इसकी जो स्पीड है वो इस मीडियम में, लाइट की जो स्पीड है वो इस मीडियम में कितनी होगी, जबकि जो हमारा क्रिटिकल एंगल है वो हमें दिया है 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री क्रिटिकल एंगल है और हमें बतानी है कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम कितनी होगी। तो बताइए फटाफट से इसे भी सॉल्व कर लिया हो तो बहुत अच्छी बात, मैं करा रहा हूँ आपको। देखिए आंसर देखिए इसका भी फटाफट से। मुझे पता है कि C μ इज इक्वल टू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू C अपॉन V। ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा क्योंकि जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट कराया था तभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल होता है स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेलोसिटी के। तो ये मैंने आपको सबसे पहले बताया था, ठीक है ना। देन इस फॉर्मूले से जो है हम इसका आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं इस फॉर्मूले को रखता हूँ यानी कि क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स μ1 अपॉन μ2, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने ये वाला फॉर्मूला लिया। इसमें भी भैया जो मेरा μ1 है यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम क्या है, फर्स्ट मीडियम तो मेरी एयर है और सेकंड मीडियम का मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं मालूम, तो मैं रख देता हूँ यहाँ पर। तो देखिए ये आ जाएगा मेरा साइन इनवर्स फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 क्योंकि एयर है अपॉन μ2। क्लियर?
बहुत अच्छे से क्लियर होगा। साइन इनवर्स का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है या नहीं होता। साइन इनवर्स का मतलब होता है 1 अपॉन साइन। तो ये 1 अपॉन साइन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना। इस पूरे को मैं मिटाकर यहाँ पर लिखता हूँ 1 अपॉन साइन। अब देखिए ये जो साइन है ये इस सी के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से आ जाएगा साइन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू 2, और साइन सी की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। अब देखिए साइन सी की वैल्यू कितनी है, 30, तो मैंने यहाँ लिख दिया 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू 2। अब साइन 30 क्या होता है, साइन 30 पर कितना होता है, 1/2, कितना होता है, 1/2। तो यहाँ से देखिए ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 1/2 इज इक्वल टू 1/μ2। जब हम इन्हें कंपेयर करेंगे, इसे इधर ले जाता हूँ, इसे इधर ले जाता हूँ, तो μ2 की वैल्यू आ गई मेरी कितनी, μ2 इज इक्वल टू 2। क्लियर, ये आ गया मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम। ये जो मीडियम था मेरा, इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है भैया वो है 2। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं u मानता हूँ, क्या मानता हूँ, u, यानी कि ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। अब इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं इसमें पुट कर देता हूँ, c की वैल्यू मुझे मालूम है, यहाँ से मुझे स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम मालूम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ तक क्लियर। अच्छा मैं इसे रफ कर रहा हूँ फटाफट से, ठीक है, कर दूँ या नहीं कर दूँ, कर दूँ ना यार। देखिए इधर समझाता हूँ आपको एक कोने से, उसके बाद मैं आपको इस कोने से मैं इसे लिखकर बता देता हूँ। यानी कि म्यू की वैल्यू आ गई भैया 2, ये लिख दी मैंने, म्यू की वैल्यू 2। सी की वैल्यू मुझे मालूम है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन वी की वैल्यू हमें नहीं मालूम, यानी वी की वैल्यू तो हमें निकालनी ही है, ये हमारा वी है। तो वी को मैं इधर ले जाता हूँ, 2v इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि v इज इक्वल टू, ये तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 10⁸ 2। ये हो गया हमारा आंसर। अगर इसे सॉल्व करो तो यहाँ से ये कट जाएगा और ये फर्दर सॉल्व होके आ जाएगा, 2 × 1 = 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो दोस्तों ये थे हमारे दो नन्हे मुन्ने से बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन, इन्हें फटाफट से नोट कीजिए। देन बहुत ही मजेदार से क्वेश्चन के ऊपर ले चलता हूँ, फटाफट से नोट कीजिए। हाँ तो दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे फटाफट से सॉल्व कीजिए, जिसमें देखिए मैं आपको पढ़ दे रहा हूँ। कैलकुलेट द सी, यानी कि क्रिटिकल एंगल हमें बताना है, फॉर ग्लास एयर सरफेस इन अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट इन एयर ऑन द ग्लास सरफेस। समझ गए, डेविएटेड थ्रू 15 डिग्री से डेविएट हो रहा है, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45, जबकि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 45 है। ये रहे इसके ऑप्शंस, यानी कि 30 होगा, 45 होगा, 60 होगा, 90 होगा। फटाफट से कीजिए, और आपको हिंट दे दूं, ये हमारा स्नेल्स लॉ के ऊपर है, स्नेल्स लॉ से हमारा ये सॉल्व होगा। फटाफट से कीजिए, मैं इंतजार कर रहा हूं आपके आंसर आने तक का। मुझे उम्मीद है आप बहुत जल्द कर लोगे, बहुत अच्छे से कर लोगे। हो गया, मजे आ गए, फील ले लिया, आनंद आ गया, जय बोलेगी। देखिए हम करके दिखाते हैं आपको। लेट अस अज्यूम दैट, क्या हमने माना, पहले सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कैलकुलेट द सी, यानी कि क्रिटिकल एंगल हमें फाइंड करना है। यहां से देखिए, यहां से मैं कर रहा हूं, यानी क्रिटिकल एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। फॉर ग्लास एयर सरफेस, यानी कि ग्लास और एयर सरफेस के बीच में, इफ अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट इन एयर, यानी कि एक रे है लाइट की जो कि एयर में से आ रही है। कहां से आ रही है, एयर, ये रहा हमारा एयर और ये रहा हमारा ग्लास, जो कि हमारी एयर में से आ रही है, ठीक है ना, ये आ रही है, ठीक है, दिख रही है आपको, दिख रही होगी यार। इंसिडेंट इन एयर ऑन द ग्लास सरफेस पर आ रही है, ठीक है ना, डेविएटेड थ्रू 15 डिग्री। अब यहां पर क्वेश्चन हमारा खेलता है हल्का सा, इसे जाना ऐसे चाहिए था, इसे मैंने बताया जाना ऐसे चाहिए था, जैसे यहां से ऐसे आई तो इसे जाना ऐसे सीधा चाहिए था, लेकिन ऐसे न जाने की वजह ये थोड़ी सी ऐसे मुड़ जाती है। एक सेकंड रुकिए, ये थोड़ा सा गलत हो गया हमारा, यानी कि ये थोड़ी सी मुड़ती है, थोड़ी सी, कितनी मुड़ती है, वो 15 डिग्री डेविएट हो रही है, तो 15 डिग्री समथिंग ऐसे होगा। अरे सेट, कोई बात नहीं, हम दोबारा बनाते हैं। देखिए इसे जाना जो है ऐसे करके सीधा चाहिए था, लेकिन ऐसे न जाने की बजाय ये हल्की सी ऐसे डेविएट हो जाती। अब एकदम करेक्ट आइए, तो ये जो एंगल है ना, ये एंगल है हमारा 15 डिग्री, यानी कि ये 15 डिग्री डेविएट हो गई अपनी ओरिजिनल पाथ से
15 डिग्री डेविएट हो गई, इसे बोला गया यहाँ पर 15 डिग्री। व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45, जबकि हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये है हमारा 45। अब क्या है इस क्वेश्चन में भैया, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। देखिए ये एंगल है हमारा 15 डिग्री, कितना है 15 डिग्री। तो ये जो टोटल, अब देखिए ये एंगल इतना और ये एंगल इतना आपस में इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे। अगर ये सीधी चली जाए और ये ऐसे नॉर्मल खिंच जाए तो वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए, तो इक्वल होंगे। जब ये 45 तो ये पूरा 45 हो जाएगा, ये पूरा। जब ये पूरा 45 होगा, 45 में से 15 माइनस कर दो, इस 45 में से पूरे में से 15 माइनस कर दो, तो ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 30 डिग्री। कितना आएगा 30 डिग्री। अब मुझे ये 30 डिग्री लेना है और ये 45 लेना है। मैंने मान लिया कि ये जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारा μ1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारा μ2। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब देखिए इसका आंसर बाय स्नेल्स लॉ। बाय स्नेल्स लॉ। अब आप कहोगे ये स्नेल्स बाबा आए क्यों आसमान से टपक कर, जो हमें इतना ऐसा लॉ देकर गए जो हर जगह पर यूज होता है। सही बात है भाई, आपका खोट नहीं है, बोल सकते हो, कोई बात नहीं। तो देखिए स्नेल्स लॉ क्या कहता है, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी μ1 जो कि ईयर का है, मल्टीप्लाई उसी के एंगल का साइन का कंपोनेंट यानी कि साइन 45 डिग्री, इक्वल होता है हमारे सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी μ2 मल्टीप्लाई सेकंड मीडियम के एंगल के साइन के कंपोनेंट के यानी कि साइन 30 डिग्री। क्लियर? साइन 30 डिग्री। अब देख, तो देन उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद जो है, अब मैं यहाँ पर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1 मल्टीप्लाई साइन 45 की वैल्यू 1/√2 इक्वल होगी μ2 मुझे नहीं मालूम, मल्टीप्लाई साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। क्लियर? बाद में जो है इसे सिंप्लीफाई करता हूँ तो μ2 को इधर ही रहने देता हूँ, बस इसकी प्लेस चेंज कर देता हूँ। ये इधर है, इधर लिख लिया मैंने, ठीक है ना। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये √2 नीचे आ जाएगा। तो √2 से 2 कटा मेरा कितने टाइम, √2 टाइम। क्लियर? तो μ2 की जो वैल्यू है दोस्त वो निकल के आ गई √2। अब इस √2 को मैं क्रिटिकल एंगल के फॉर्मूले रख दूंगा, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, यानी क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/μ। यही तो होता है या नहीं था। ये एयर का हो गया 1 और ये μ हो गया दूसरे इसका, यानी कि दूसरे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ से मुझे c निकालना है, तो ये जाएगा साइन इनवर्स μ की वैल्यू कितनी है, दूसरे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू कितनी है √2। तो यहाँ पर मैंने रख दिया 1/√2। तो देखिए दोस्तों, साइन इनवर्स 1/√2 को सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका 45 डिग्री। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन। तो ये रहा दोस्तों हमारा एक सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन। देन इसके बाद चलते हैं हम एप्लीकेशन के ऊपर। देन उसके बाद हम आपको और भी टॉपिक पढ़ाएंगे, तो फटाफट से इसे नोट कीजिए। तो अब हम जो है बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ TIR यानी एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। तो इसकी एप्लीकेशन पर एक मिराज का जो कंसेप्ट है वो भी इसी की एप्लीकेशन पर डिपेंड है, और इसकी एप्लीकेशन पर ब्रिलियंस ऑफ डायमंड यानी डायमंड क्यों चमकता है ये भी इसी के मतलब इसी पर डिपेंड है। तो देखिए कैसे, अब हम पहले ब्रिलियंस ऑफ डायमंड को समझते हैं। डायमंड है वेरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हमें पता है कि डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो बहुत होता है, जिसके होता है 2.42, जिसकी वैल्यू होती है 2.42। देयरफॉर इट्स क्रिटिकल एंगल इज लो। इसकी वजह से, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होने की वजह से इसका जो क्रिटिकल एंगल है वो लो हो जाता है, जो होता है हमारा 24.42 डिग्री। क्लियर? द फेसेस ऑफ डायमंड आर कट इन अ वे। जो हमारे डायमंड के जो फेसेस होते हैं वो इस वे में कट किए जाते हैं ताकि वे दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो जाए एंगल ऑफ क्रिटिकल से। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बड़ा हो गया एंगल ऑफ क्रिटिकल के तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो लाइट उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जहां से आ रही है उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो दूसरे मीडियम में नहीं जा पाएगी। एंड लाइट बैक इन सेम मीडियम एंड सरफेस मल्टीपल रिफ्लेक्शन। इसी की वजह से वो बहुत ज़्यादा शाइनिंग होता है, इसी की वजह से वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन शो करता है। तो दोस्तों ये था हमारा एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। यहाँ तक आपका जो है कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मुझे बहुत उम्मीद है। थैंक यू। हाँ तो दोस्तों अब हम बात करने आ रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस से हमारा रिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो मानिए कि ये जो ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर कोई मेरा ऑब्जेक्ट रखा है जिसे मैंने माना O।
तो यहाँ से ऑब्जेक्ट से एक रे गई जो कि इस कॉन्वेक्स सरफेस पर जाकर टकराई। जब इस पर टकराई तो इसे ऐसे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधा न जाने की वजह से यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, μ1 है, और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गए तो इसे सीधा ना जाने की वजह से इस नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। क्या हो जाती है? टुवर्ड्स नॉर्मल ये थोड़ी सी बेंड हो जाती है। तो यहाँ इसकी जो इमेज बनेगी वो बनेगी हमारी यहाँ पर। ये हो गई हमारा इमेज, ठीक है ना, जिसे मैंने आई से रिप्रेजेंट किया है। अब देखिए दोस्तों, तो ये जो नॉर्मल के साथ इसका जो एंगल बनेगा इसे बोले हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्ट होकर बनाए इसे बोले हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर? अच्छा, अब देखिए मैंने यहाँ से ये एक परपेंडिकुलर और खींचा जिसे बोला मैंने P डैश, और पोल से इस ऑब्जेक्ट मैंने ये मान लिया C मान लिया मैंने, ठीक है, C मान लिया। पोल से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा मेरा R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देन पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस U होता है, और पोल से इमेज तक का डिस्टेंस मैंने V मान लिया। क्लियर? अब देखिए ये जो एंगल है मैंने माना कि ये एंगल है मेरा अल्फा। क्या? अल्फा मान लिया मैंने, कुछ भी मान सकते हो। इसे मान लिया मैंने बीटा, और ये मान लिया मैंने गामा। अल्फा बीटा गामा, मैंने तेरे भाई को बीटा। हाँ, तो देखो अब इसके बाद क्या है? अब इसके बाद कुछ नहीं है, बहुत ही हलवा है। क्या है? बहुत ही हलवा। देखिए अब बस दो ट्राइंगल लेते चलो। इन ट्राइंगल क्यू ओ, और मैंने इस पॉइंट को मान लिया लेटस क्यू ओ क्यू सी में ले लेते हैं हम। किस में ले लेते हैं? ओ क्यू सी। हमने ट्राइंगल लिया ओ क्यू सी। जब हमने ट्राइंगल ओ क्यू सी लिया तो यहां पर देखिए ये जो हमारा हमें पता है कि एंगल ऑफ जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। ये हमने प्रीवियस ईयर क्लासेस में पढ़ा था। तो ये रहा हमारा एक्सटीरियर एंगल जिसकी वैल्यू है आई। तो यहां से जो है मेरा आई इक्वल हो जाएगा, आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा के। किसके? अल्फा प्लस बीटा के इक्वल हो जाएगा। ये मान ली मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं लेता हूं दूसरा ट्राइंगल। इन ट्राइंगल, अब मैंने ट्राइंगल लिया आपका, मान लीजिए आई सी क्यू। अब मैंने ट्राइंगल लिया आई सी क्यू। अब मैं आई सी क्यू ट्राइंगल में देखूं तो इसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो है बीटा। तो मैंने बीटा को इक्वल लिया। बीटा इज इक्वल टू, बीटा किसके इक्वल होगा? इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल, यानी कि आर प्लस गामा। तो बीटा जो होगा वो होगा आर प्लस एंगल गामा। ये इधर वाई नहीं है, गामा है, ठीक है ना, गामा। हाँ, ये जो इक्वेशन है मैंने इस इक्वेशन को मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर? अब देखिए अब जो है, अब क्या करता हूं मैं? हाँ, अब मैंने लिया यहां से बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ। फिर से यहां पर स्नेल्स लॉ लग जाती है। स्नेल्स लॉ का यूज करके हम यहां से एक डेरिवेशन निकालेंगे जो कि इनका फॉर्मूला बताएगी। तो देखिए स्नेल्स लॉ कहती है हमसे μ1 मल्टीप्लाई साइन ऑफ μ1 में जो इस वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, इस वाले मीडियम में जो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका साइन का कंपोनेंट यानी साइन ऑफ आई। तो मैंने यहां से लिया साइन ऑफ आई इज इक्वल टू μ2 मल्टीप्लाई साइन ऑफ आर, साइन ऑफ आर। क्लियर? बहुत अच्छे से। अच्छा, अब हमें पता है कि ये जो रेज है ना, अगर हम बात करें किसमें, रे ऑप्टिक्स में, तो जो रेज होती हैं ये बहुत ही छोटी रेज होती हैं, यानी कि इनके एंगल्स बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा। ये समझो आपको एकदम जूम करके दिखाया गया है, तब मैंने ये जूम करके इतना बड़ा बनाया है, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा छोटे एंगल्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये जब ये छोटे एंगल्स होते हैं तो हम थीटा को, टेन थीटा को थीटा मान लेते हैं और साइन थीटा को भी थीटा मान लेते हैं। बताया था नहीं बताया था? ऐसे ही इसमें साइन आई को हम आई मान लेंगे, यानी कि μ1 मल्टीप्लाई आई इज इक्वल टू μ2 मल्टीप्लाई साइन आर को हम आर मान लेंगे, क्योंकि रेज हमारी जो है वो पैरा एक्सियल है, इसलिए हमने जो साइन का कॉम्पोनेंट है आई उसे सिंपल हमने आई ही लिख लिया, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो है ऐसे होता है, समथिंग ऐसे। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ से ऐसे गया और यहाँ से ऐसे छोटा सा जो है ऐसे करके परपेंडिकुलर खींचेगा तो ये जो है ना ये एकदम ऐसे आता है, बिल्कुल समथिंग जीरो के आसपास आ जाते हैं एंगल्स, इसलिए ये बहुत ही छोटे होते हैं। वो तो आपको बड़ा करके दिखा दिया, मैं इसे रफ कर देता हूँ एक सेकंड की। हाँ, क्लियर?
ये एंगल्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इसलिए मैंने इसे ऐसे लिख लिया। अब देखिए, अब मैं इसमें क्या करने जा रहा हूँ, इसमें मैं करने जा रहा हूँ वो ये करने जा रहा हूँ, यहाँ से जो है आई की वैल्यू कितनी आई हमारी, आई की वैल्यू तो अल्फा प्लस बीटा, तो मैं यहाँ से आई की वैल्यू लिख देता हूँ अल्फा प्लस बीटा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। μ1 मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा, ये लिख दिया मैंने μ1, ठीक है ना। अब r की वैल्यू मैं यहाँ से पुट करूंगा, तो r की वैल्यू जो निकलेगी यहाँ से वो आएगी मेरी r इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा, आएगी या नहीं आएगी, तो r की वैल्यू मैं जो है बीटा माइनस गामा यहाँ से पुट कर देता हूँ, यानी कि μ2 मल्टीप्लाई बीटा माइनस गामा। क्लियर, एकदम क्लियर, बहुत अच्छे से क्लियर। अच्छा, अब बात आती है हमारी, अब इस स्टेप के बाद हम क्या करेंगे, अब बात आती है हमारी कि अब हम इस स्टेप के बाद क्या करेंगे। तो देखिए, अब हम यहां से इस ट्रायंगल में से, इन दोनों ट्रायंगल्स में से tan tan के कंपोनेंट लेते हैं, किसके, tan के। तो मैंने माना कि tan अल्फा इज इक्वल टू किसमें, इस ट्रायंगल में जो हमारा tan अल्फा होगा वो होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर मान लिया हमने हाइट यानी कि h, यानी कि h अपॉन बेस हो गया मेरा u। अब देखिए, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है कि जहां से रे हमारी गई है, जहां से हमारी इंसिडेंट रे आ रही है, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे आ रही है, इंसिडेंस रे इस डायरेक्शन से जा रही है, यानी कि इंसिडेंस रे का डायरेक्शन ये है। तो जो डायरेक्शन हमारी इंसिडेंस रे का होता है, अगर बाकी के डायरेक्शन भी इसी इंसिडेंस रे में है, वो तो लिए जाते हैं हमारे पॉजिटिव, अगर इससे अपोजिट डायरेक्शन हुआ वो लिया जाता है हमारा नेगेटिव। तो ये यू हमारा इधर से इधर आ रहा है और रे हमारी इधर से इधर जा रही है, इसलिए हम इस u को नेगेटिव लेंगे, यानी कि माइनस यू लेंगे। समझ में आ गई मेरे भाई, माइनस यू लेंगे, इसीलिए क्योंकि हमारा जो रे का डायरेक्शन है उस डायरेक्शन से ये जो u का डायरेक्शन है जस्ट अपोजिट है, इसीलिए हम जो है इसे माइनस में लेंगे, नेगेटिव में लेंगे। अब यहां से बात करूं मैं tan बीटा की, किसकी, tan बीटा। तो अब देखिए ये वाला ट्राइंगल, ये छोटा वाला, तो tan बीटा भी होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया मेरा h अपॉन बेस हो जाएगा मेरा r, कितना हो जाएगा ये बेस हो गया मेरा r, तो ये रही मेरी r। क्लियर। अच्छा, ये डायरेक्शन हमेशा इधर है, तो इसका डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में, इसलिए मैंने ये ले लिया, ठीक है ना। इसका डायरेक्शन ऐसे ही है, ये तो सिर्फ लेंथ बता रहा है आपको। क्लियर। अच्छा, अब बात करता हूं मैं किसकी, tan गामा की। तो गामा में ट्राइंगल में लेता हूं, वो लेता हूं मैं ये वाला ट्राइंगल, कौन सा वाला, ये Q, ये इस पॉइंट वाला P डैश कोमा I, ये वाला ट्राइंगल अगर मैं लेता हूं तो गामा का जो एंगल आएगा ये आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस हो जाएगा V, परपेंडिकुलर होगी हाइट h अपॉन V, और V आएगा पॉजिटिव क्योंकि ये इंसिडेंस रे जो थी उसी के डायरेक्शन में है। तो ये रहे मेरे दोस्त tan के सारे कंपोनेंट। अब इन tan के जो कंपोनेंट है, मैंने अभी बताया था आपको कि अगर रेस पैरा एक्सियल हो, अगर रेस कैसी हो, पैरा एक्सियल हो, तो क्या होता है, tan थीटा को हम थीटा मान लेते हैं और साइन थीटा को हम थीटा मान लेते हैं। तो इन सभी अल्फा बीटा गामा की जगह पर tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गामा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल, क्योंकि रेस यहां पर पैरा एक्सियल है। तो देखिए, अब देखिए यहां से मौज आएंगे आपको, μ1 मल्टीप्लाई tan अल्फा की जगह पर मैं tan अल्फा लिख देता हूं, और tan अल्फा लिखूंगा तो tan अल्फा की वैल्यू हो जाएगी, नहीं पहले मैं लिख देता हूं, tan अल्फा बीटा की जगह लिख दिया प्लस tan बीटा, क्योंकि रेस हमारी पैरा एक्सियल है इसलिए मैंने ये tan के कंपोनेंट ले लिए। μ2 मल्टीप्लाई tan बीटा माइनस tan गामा। क्लियर। अब यहां से मैं tan अल्फा की वैल्यू ये पुट कर रहा हूं, μ1 मल्टीप्लाई h अपॉन माइनस u। क्लियर, h अपॉन माइनस u प्लस ये एक ब्रैकेट में tan बीटा की वैल्यू कितनी है, h अपॉन r, h ये सिट मैन h अपॉन r। ओके मेरे भाई। अच्छा, अब μ2 की वैल्यू μ2 मल्टीप्लाई tan बीटा की वैल्यू मेरे दोस्त, tan बीटा की वैल्यू h अपॉन r, सिंपल, ये ली h अपॉन r, tan बीटा की वैल्यू ये h है। क्लियर। अच्छा, देन उसके बाद माइनस लगाया, मैंने माइनस लगा लिया भाई। देन उसके बाद क्या करेंगे कि ये जो tan गामा दिख रहा है, इस tan गामा की वैल्यू h अपॉन v, ये लो मेरे दोस्त, ये हो गया आपकी क्लियर।
ये H, ये H, ये H, ये H, सब में से H हमारी उड़ा दी यार मेरे भाई, उड़ा दी ये तो H मैंने। क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद जो है, इसके बाद क्या होगा, μ1 का अब मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? μ1 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखिए कैसे करता हूँ। अगर मैं μ1 का मल्टीप्लाई करूँ तो μ1 अपॉन माइनस u, ठीक है, प्लस μ1 अपॉन r इज इक्वल टू μ2 अपॉन r माइनस μ2 अपॉन v। क्लियर मेरे भाई? एकदम क्लियर, समझ में आ रहा है सब कुछ। अब देखिए, अब जो है मैं आपको कहाँ पर दिखाऊं, यहाँ पर दिखा देता हूँ। थोड़ा सा बस रफ करना पड़ेगा मुझे, ये म्यू हटा दूँ ना इसे। हाँ, अब देखिए, अब तो बस थोड़ा सा कंसेप्ट रह गया है और फिर हम इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। तो ये था हमारा μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, जिसे मैंने μ1 से रिप्रेजेंट किया था। अब देखिए, अब मैं इन RR वालों को एक तरफ ले जाता हूँ और UV वालों को एक तरफ ले जाता हूँ। ये U है मेरे भाई, U, ठीक है ना। तो मैं इसे इस साइड ले आता हूँ तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि μ1 अपॉन माइनस μ1 अपॉन माइनस u प्लस μ2 अपॉन v इक्वल होगा किसके? इक्वल होगा μ2 अपॉन r, और इसे मैं उधर ले जाऊंगा तो माइनस का μ1 अपॉन r, माइनस का μ1 अपॉन r। क्लियर मेरे भाई? अच्छा मेरे दोस्त, यहां तक तुझे बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आ गया ना यार, टेंशन क्यों लेता है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, 100% समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा। तो देखो, इसे लिख सकता हूँ μ2 अपॉन v, इस माइनस को मैंने इधर लगा लिया, μ1 अपॉन u इज इक्वल टू, इनमें से मैंने r एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा μ2 माइनस μ1। तो ये फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त। इतना सारा प्रूफ करके हम जो है इस फॉर्मूले तक लास्ट में आ पाते हैं, जिसे आप डायरेक्ट याद रखना, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ये फॉर्मूला होता है हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेसेस का। तो मेरे भाई, यहीं पर आज जो है हम अपने इस लेक्चर नंबर 3 को समाप्त करते हैं, एंड करते हैं। मिलेंगे इसी जोश के साथ, इसी मजेदार, इसी इंटरेस्ट के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। बने रहिए एक और मैन जीतू भैया के साथ।